शाहिद लोन जिसकी वजह शोहरत उसका डाकू होना या साथ ही साथ सोशल मीडिया पे स्टार होना थी। आइए इसकी जिंदगी कहानी को करीब से देखने की कोशिश करते हैं। शाहिद जनूबी पंजाब की तहसील रुझान के गांव कचल में पैदा हुआ। उसकी डेट ऑफ बर्थ तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र कम से कम 30 साल के पास थी। यह तहसील रुझान बावलपुर से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। शाहिद का इलाका यानी कि कच्चा लुंड सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ है। शाहिद बलोची लुंड कबीले से ताल्लुक रखते थे। लुंड बलोची जुबान का लफ्ज है जिसका मानी है जंगजू या सिपाही। शाहिद ने तकरीबन 8 से 16 साल पहले जराइम की दुनिया में कदम रखा। उसने जाती दुश्मनी की बुनियाद पर 2 अफराद खानू इमरानी और जानू इमरानी का कत्ल किया। इसके बाद वो सिंध भाग गया और वहां उसने पहली बार डाकुओं के पास पनाह ली। इन कत्ल की वजूहात की वजह से पुलिस और इमरानी कबीला उसके पीछे था, लेकिन उसने सिंध में अपने मजबूत मरासम कायम किए और पावरफुल लोगों के साथ ताल्लुक इस्तवार कर लिए, जिसकी वजह से उसने एक ताकत हासिल की और वापस अपने कच्चे लुंड के इलाके में आ गया और यहाँ कत्ल और अगवा बराए तावान का सिलसिला दोबारा शुरू किया। वो अपने इलाके के आने के बाद सबसे पहले काबुल सिखानी और वाप सिखानी के गैंग में शामिल हुआ। BBC के जराये के मुताबिक जब भी ये सिखानी बरादरान किसी को अगवा करके लाते थे तो शाहिद का काम इन पे पहरा देना होता था। शाहिद की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से सिखानी बरादरान ने जिन लोगों को अगवा करके लाते थे उनकी फैमिलीज के साथ डील करने पे रख लिया ताकि वह तवान की रकम पे नेगोशिएट कर सके। शाहिद लुंड 2022 में अपने भाई खुदा बख्श लुंड के मारे जाने के बाद अपने कबीले का बिला शक सरदार बन गया, या अब यूं कहिए कि एक डॉन बन गया। शाहिद की जिंदगी का एक मुख्तलिफ पहलू उसके सोशल मीडिया पे उसकी मौजूदगी थी। उसने अपना चैनल अगस्त 2024 में शुरू किया और अपनी पहली वीडियोस पे उसने हजारों व्यूज हासिल किए, क्योंकि हमारे लिए यानी जनरेशन Z के लिए ये एक अजीब बात थी कि किसी डाकू ने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया। शायद अपनी वीडियोस में अपनी AK-47 उठाए हुए या 7 रॉकेट लॉन्चर रखे हुए सिस्टम को ललकार रहा होता था। वो अपने आप को एक बागी रहनुमा या सिस्टम का बागी करार देता था। इसके अलावा वो लोगों को बराह रास्त कत्ल की धमकियां भी देता था और उससे अपना इमेज ऐसा बनाया हुआ था कि वो अपनी इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकता है। वो अपने आप को अपने कबीले का एक निडर सरदार के तौर पर पेश करता था। इसके अलावा शायद अक्लमंद भी था। उसको पता था कि आजकल की बहुत सारी जनरेशन Z इमरान खान को फॉलो करती है, इसी वजह से वो इमरान खान की हमायत में भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल कर सके। अपने YouTube चैनल के अलावा वो टिकटॉक और फेसबुक पे भी था और तकरीबन उसकी फैन फॉलोइंग कुल मिला के 16,000 से ज्यादा थी। मगर शाहिद की जिंदगी सोशल मीडिया से काफी मुख्तलिफ थी, जहां वो अपने आप को सिस्टम का बागी और बेबाक निडर सरदार के तौर पर पेश करता था, वहां दूसरी तरफ उसके बहुत सारे काम गैर कानूनी थे। हक नवाज साहब जो डाकुओं से मुतासरा शख्स थे, वो बताते हैं कि कैसे उनके बेटे को लास्ट सितंबर में कुछ लोगों ने अगवा किया जो कि कच्चा लुंड से ताल्लुक रखते थे और उनकी रिहाई के बदले उन्होंने 5 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। अब आप बताएं, गरीब के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठे करना कोई आसान काम है? हरगिज़ नहीं। इसी तरह का एक और वाकया पेशावर के अरशद खान साहब के साथ पेश आया, जिनके भाई मामूली से ड्राइवर थे। उनको भी अगवा कर लिया जाता है और उनसे 3 लाख रुपए का मुतालबा किया जाता है। उनके पास पैसे न होने की वजह से वो एक चंदा कैंप कायम करते हैं ताकि लोगों से मदद लेकर वो अपने भाई को छुड़ा सकें। साल 2022 में 79 लोगों का अगवा होता है, जो पढ़कर 2023 में 136 पे चली जाती है। तो यहाँ आप अंदाजा लगाएं कि डाकुओं का सुख कैसे बढ़ रहा था। ये तो वो फिगर्स हैं जो रिपोर्ट हुए और मुझे यकीन है कि इससे कहीं ज्यादा लोगों का अगवा हुआ होगा जो कि रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लोग पुलिस पे तो वैसे ही ट्रस्ट नहीं करते। ये डाकू भी बड़े अक्लमंद लोग थे जो वक्त के साथ इवाल्व हुए। उन्होंने सोशल मीडिया का अपने मकसद के लिए भरपूर इस्तेमाल किया, जैसा कि हनी ट्रैप का सिलसिला। वो लड़की बनकर अक्सर मोहब्बत का झांसा देकर लोगों को अपनी तरफ बुलाते थे, या इसके अलावा वो कोई भी महंगी चीज सस्ते दामों फरोख्त करने के इश्तिहार लगा देते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 लाख रुपए का ट्रैक्टर है उसको 2 लाख रुपए में फरोख्त करना, या एक मोटरसाइकिल जिसकी असल कीमत 2 लाख रुपए है उसको 80,000 रुपए पे लगा देना। गरीब लोग जब इस तरह की एडवर्टाइजमेंट देखते थे कि एक चीज आधे दामों में मिल रही है तो वो लेने के लिए वो उनके चंगल में फंस जाते थे। शाहिद लुंड का ताल्लुक भी इन्हीं ग्रुपों में से था। उस पर तकरीबन 35 मुख्तलिफ FIR काटी गई, जिसमें अगवा बराए तावान, कत्ल, पुलिस सिपाहियों के कत्ल और इसके अलावा मुसल्लह डकैतियां भी शामिल थी। ये जराइम फिल्मों, ड्रामों और सोशल मीडिया पे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में आप उन लोगों से पूछें जिनके साथ ये बीती हो। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि पुलिस ने इनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं किया। पुलिस ने इनके खिलाफ काफी ऑपरेशन किए, लेकिन बदकिस्मती से इलाके के खदोखाल इनको सूट करते थे, जिसकी वजह से हमेशा ये बच निकलने में कामयाब हुए। जैसा कि ये लोग पानी की टरबाइन में छुप जाते थे, गन्ने की फसल का भी खूब इस्तेमाल करते थे और इसके अलावा दरिया का भी। वो कश्ती के जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे चले जाते थे, जहां पे दूसरे थाने की हदूद स्टार्ट हो जाती है। पुलिस को भी इल्म था कि वो सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने मोबाइल टावर्स को 5G से 2G पे करने की
सिफारिशात पेश की। इन सारी कार्रवाइयों में तकरीबन 36 पुलिस वाले और 120 डाकू अपनी जानों से गए। डाकू के क्लाइमेक्स का सीन आई थिंक 22 अगस्त को स्टार्ट होता है, जो कि इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि उन्होंने 22 अगस्त को 11 पुलिस वालों को मार दिया। वाकया कुछ यूं है कि एक पुलिसमैन जो अपने कुछ साथियों को एक थाने से दूसरे थाने मुंतकिल कर रही थी, पानी में फंस जाती है, और जब दूसरी वैन उनकी मदद को पहुंचती है तो ये डाकू ट्रैक्टर से उन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से 11 पुलिस वाले अपनी जानों से जाते हैं। और आप इस बात का भी अंदाजा लगाएं, इन डाकुओं के पास जदीद तरीन हथियार होते हैं, जबकि पुलिस के पास वही रवायती कदीम गन है जो कहीं से भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इन इलाकों में कबायली निजाम नाफिज है, जहाँ छोटी छोटी बातों पे, मसलन जमीन पे, शादी ब्याह पे, पानी के मसले पे सदियों से दुश्मनी चलती आ रही है, और अपनी छोटी छोटी अनाओं की खातर ये एक दूसरे का खून बेदर्दी से बहाते हैं। इन्हीं कबायली रवायात की वजह से अक्सर औकात बेगुनाह लोग अपनी जानों से जाते हैं और जालिम लोग बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जब ये डाकू मुश्किल में आते हैं तो ये कबायली सरदारों के पास पनाह लेते हैं, और कबायली सरदार इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ये डाकू उनके लिए सरकारी जमीनों पर कब्जे करना, बल्कि सरकारी इमारतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना। एक बहुत ही लंबी लिस्ट है जो ये काम उन लोगों के लिए अंजाम देते हैं। यहाँ हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि ये इलाका डाकुओं के लिए क्यों मशहूर है, ये डाकुओं के लिए इतना जरखेज क्यों है। आई थिंक इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी हुकूमत है, जो कि बुनियादी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाती है, जो कि तालीम, इलाज और रोजगार इन इलाकों को प्रोवाइड नहीं कर सकी। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जब तक हुकूमत ये बुनियादी फैसिलिटीज इन लोगों को प्रोवाइड नहीं करती, तब तक ये लोग तरक्की नहीं कर सकते। और अगर अभी भी हुकूमत ने इन लोगों का साथ नहीं दिया और अगले 20 साल सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आज का छोटा बच्चा बड़ा होके डाकू बनेगा और वो अपनी जवानी को इसी तरह जाया कर देगा। और आखिर में सोशल मीडिया की मौजूदगी की वजह से हमारी जनरेशन जी, जो इन लोगों से काफी मुतासर है, वो समझती है कि जिसके हाथ में क्लशनकोफ या कोई पिस्टल या रॉकेट लॉन्चर हो तो शायद वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। हरगिज़ ऐसा नहीं। जो हमें फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट के मेजॉरिटी लोग एक आम सी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन एक बच्चा जो इन लोगों को हर वक्त देख रहा है, वो उन्हीं को आइडियलाइज करना शुरू कर देता है, वो उन्हीं की तरह बनना चाहता है, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। हमारी नौजवान नस्ल ये भूल जाती है कि जब आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ वक्त एंजॉय कर रहे होते हैं, तो शायद जैसे डाकू और बहुत सारे क्रिमिनल लोग हर वक्त मौत के डर से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वो हमारी तरह मार्केट में बाहर नहीं जा सकते, वो हमारी तरह दोस्तों के साथ वक्त एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिमिनल लोगों को हर वक्त यही डर होता है कि या तो पुलिस या इन्हीं के दोस्त इनको सर से ही न मार दें। कुछ यही हाल आखिर में शायद उनका भी हुआ, जिसको उसी के दोस्त ने इनामी रकम के लालच में सर से मार दिया। क्योंकि जब आप 3 लाख और 5 लाख रुपए की खातिर किसी को अगवा कर सकते हैं, किसी माँ बाप से उसका बच्चा छीन सकते हैं, तो वही दोस्त आपको कुछ पैसों की खातिर कत्ल भी कर सकता है। बहरहाल दुनिया का सच तो यही है कि जराइम की दुनिया दूर से तो बहुत मजेदार लगती है, लेकिन हकीकत में उसका अंजाम बहुत ही इबरतनाक। अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप तालीम हासिल करें। अगर आप तालीम हासिल नहीं कर सकते, आप कोई भी हुनर सीख लें। आप कारपेंटर बन जाएं, भले इलेक्ट्रीशियन बन जाएं, या कोई दुकानदार बन जाएं, लेकिन अपना काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करें, क्योंकि इसी में आपके लिए तरक्की है और भलाई है। और आप अपनी जिंदगी एक साफ सुथरे तरीके से गुजारने की कोशिश करें, ताकि जब भी आप चाहें आप आराम से बाहर मार्केट जाएं, अपने दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय करें, अपनी फैमिली को टाइम दें और बिला खौफ जिंदगी गुजारें। भला ही आप अमीर हो ना हो, लेकिन एक बात है कि आप अपनी जिंदगी बिला खौफ खतर गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया।